आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं धातु पोषण और धातु पोषण न्याय। तो धातु पोषण से हमारा मतलब है, सबसे पहले देखते हैं धातु क्या है, धातु और पोषण। तो धातु तो पहले से हम लोगों ने देख रखा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पहले धातु के बारे में पढ़ रखा है कि धातु क्या होता है। धातु के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पिछले लेक्चर को आप देख सकते हो। तो धातु और पोषण, तो धातु का पोषण किस प्रकार से होता है। अलग अलग महर्षियों ने धातुओं के पोषण को लेकर के अलग अलग न्याय दिए हैं। धातुओं के साथ उन्होंने न्याय किया है कि धातु का पोषण किस प्रकार से होता है। अलग अलग थ्योरीज उन्होंने दिए हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्षीर दधी न्याय, यानी कि क्षीर दधी न्याय। तो कहने से मेरा मतलब है क्या, क्षीर शब्द से क्या मतलब है, तो क्षीर शब्द से हमारा मतलब है दूध, दही, न्याय। तो इस न्याय में महर्षियों ने ये कहा है कि जिस प्रकार से दूध से दही बनता है, जिस प्रकार से दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में धातुओं का निर्माण होता है। जैसे सबसे पहले रस धातु का निर्माण होता है, उसके उत्तरोत्तर रक्त धातु का निर्माण होता है, उसके बाद मांस धातु का निर्माण होता है, उसके बाद मेद धातु का निर्माण होता है, उसके बाद अस्थि धातु का निर्माण होता है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा धातु का निर्माण होता है, फिर शुक्र धातु का निर्माण होता है। तो ये कहा गया इसमें। तो जैसे कि हम लोगों ने देख रखा है पहले से भी कि जब हम लोग दूध से दही बनाते हैं तो दूध की जितनी मात्रा होती है उससे बहुत ही कम दही की मात्रा बनती है। जिस प्रकार से दही बनता है और जैसे दही से मक्खन बनता है तो दही की जितनी मात्रा होती है उससे बहुत कम उसमें से मक्खन निकलता है, और जितना मक्खन निकलता है उसमें से उससे कम घी का निर्माण होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसा बोला गया है कि जब आहार हम लोग लेते हैं और आहार लेने के बाद जब रस धातु का निर्माण होता है तो रस धातु के निर्माण से बहुत ही कम रक्त धातु का निर्माण होता है। रक्त धातु के निर्माण से मांस धातु का निर्माण होता है बहुत ही कम उससे। फिर उसके बाद मेद धातु का निर्माण होता है, फिर उससे मेद से कम होता है अस्थि से कम होता है मज्जा, और मज्जा धातु से भी बहुत कम, सबसे कम निर्माण जो होता है वो शुक्र धातु का होता है। शुक्र धातु चूंकि सभी धातुओं का निचोड़ हो जाता है। तो इस प्रकार से क्षीर दधी न्याय को स्पष्ट करते हुए महर्षियों ने कहा है। तो क्षीर दधी न्याय का निर्माण सबसे कैसे होता है, जब हम लोग कोई आहार लेते हैं और वो आहार जो होता है वो दो भागों में सबसे पहले डिवाइड होता है। तो वो आहार दो भागों में कौन सा डिवाइड होता है, प्रसाद भाग में और मल भाग में, ये दोनों डिवाइड हो जाता है। तो प्रसाद भाग जो होता है वो रस आग्नि के संबंध में आकर के स्थूल अंश और सूक्ष्म अंश में डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो बढ़ जाता है। स्थूल अंश से रस धातु की निर्माण होती है और सूक्ष्म अंश से उपधातु और रक्त सधर्मी अंश का निर्माण होता है। कहने से मेरा उपधातु मतलब हुआ आर्तव और स्तन्य का निर्माण करता है। रस धातु की जो उपधातु है वो आर्तव और स्तन्य है, और रक्त सधर्मी अंश का निर्माण होता है। इसमें से रक्त सधर्मी अंश का निर्माण होता है। स्थूल भाग जो इसका होता है वो रस धातु का निर्माण करता है, और सूक्ष्म अंश जो है वो उपधातु और रक्त सधर्मी अंश का निर्माण करता है। तो ये हुआ, ये इस प्रकार से रस धातु का निर्माण होता है। रक्त सधर्मी अंश जो यहाँ पे है वो रक्त सधर्मी अंश जो है वो रक्त अग्नि के संपर्क में आता है, और रक्त अग्नि के संपर्क में आने के बाद फिर वो भी प्रसाद भाग और मल भाग का निर्माण करता है। तो रक्त का जो मल होता है वो पित्त होता है, और उसी प्रकार से जैसे इसमें प्रोसीजर चला है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही प्रोसीजर चलता है। और रक्त से उपधातु का निर्माण होता है कंडरा और सीरा, रक्त से मल का निर्माण होता है पित्त,
मांस से उपधातु का निर्माण होता है खट त्वचा और वसा, और मल का निर्माण होता है खमल। मेद से उपधातु का निर्माण होता है स्नायु, और मेद से मल का निर्माण होता है स्वेद। मेद से अस्थि से उपधातु का निर्माण नहीं होता है, और मल से होता है केश, रोम और नख। मज्जा से अच्छी त्वक, विट और स्नेह। शुक्र से उपधातु और मल का निर्माण नहीं होता है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस वैसे ही चलते जाता है, ये सारा प्रोसीजर जो है वो रिपीट करते जाता है, और ये जो है वो क्षीर दधी न्याय में ये प्रोसेस रहता है। तो अभी हम लोगों ने ये देखा क्षीर दधी न्याय के बारे में। तो क्षीर दधी न्याय के बारे में महर्षियों ने, जो आचार्य पुराने आचार्य थे, उन्होंने इसको ये कहते हुए झुठला भी दिया कि कहा कि ये न्याय उतना स्पष्ट नहीं है। उन्होंने, जैसा कि इस न्याय में कहा गया है कि दूध से जिस प्रकार से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है और मक्खन से घी बनता है, उसी प्रकार से उत्तरोत्तर धातुएं हमारे शरीर में निर्माण होती है। तो जब महर्षियों ने ये सवाल पूछा कि जब कोई व्यक्ति 2 से 3 दिन तक आहार नहीं लेता है, वो भूखा रहता है, तो क्या उसके शरीर में धातुओं का निर्माण होना बंद हो जाता है? क्योंकि जब हम लोगों ने कोई आहार लिया ही नहीं तो धातु का निर्माण नहीं होना चाहिए था। धातु का निर्माण नहीं होगा, धातु का निर्माण नहीं होगा। जब आहार नहीं लिए हैं तो आहार नहीं लेने की वजह से सभी धातुओं का निर्माण होना बंद हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो मृत्यु हो जाती है। परंतु जो इंसान 1 महीने तक जो है 1 महीने तक भी आहार का ग्रहण नहीं करते हैं, तो आहार के ग्रहण नहीं करने के उपरांत उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं होता है। 1 महीने के तक आहार जो नहीं ग्रहण करने के बाद भी जो है वो उसमें मृत्यु के कगार पे नहीं जाता है। तो इस बात को एक्सप्लेन जो है वो क्षीर दधी न्याय ने नहीं कर पाया, तो इस वजह से कई महर्षियों ने इसको झुठला भी दिया है। थैंक यू सो मच।